हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारी फिजिक्स की 11th क्लास का फिजिकल वर्ड यूनिट चल रहा है, जिसके अंदर आज लेक्चर नंबर है हमारा 7th। आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 7th लेक्चर नंबर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हम क्या करने वाले हैं? फंडामेंटल फोर्सेस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है और मेरा नाम है संजय मंडोत्रा, SK मंडोत्रा। ओके फाइन, चलिए देखते हैं आगे। आज ये जो आपका चैनल है, इसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, टेक्निकल मंडोत्रा जी। साथ में आपने क्या करना है? आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो लास्ट टाइम हमने किए थी 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। ठीक, एक बार मैं आपको फटाफट ब्रीफ दे दूं इन चारों फोर्सेस का। इन चारों फोर्सेस के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या क्या थी, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। राइट, तो देख लेते हैं चारों फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस थी आपकी एक बार। फाइन, देखिए आपकी 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस थी। पहली कौन सी थी? सारे मेरे साथ मिलके बताएंगे। पहली कौन सी फोर्स थी बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दूसरी कौन सी थी आपकी बताओ मुझे? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। थर्ड कौन सी थी आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। एंड लास्ट कौन सी थी आपकी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। 4 किस्म की फोर्सेस थी ना आपकी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कवर किया था। ग्रेविटेशनल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? ये हमेशा कैसी होती हैं? अट्रैक्टिव होती हैं। हमेशा कैसी होती हैं? अट्रैक्टिव होती हैं। बिटवीन 2 बॉडीज, 2 बॉडीज के बीच में होती हैं। और ये किसके ऊपर? बाय द वर्च्यू ऑफ किसके कारण लगती हैं? आपकी मासेस के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? आपकी मासेस के कारण होती हैं। आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे सारी चीजें। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। दूसरी, मैंने तो काफी टाइम लिया था इन चीजों को समझाने के लिए, आपसे आज सिर्फ क्या कर रहा हूँ? रिवाइज करवा रहा हूँ। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी थी बताओ? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आपकी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस होती थी। इंटरेक्शन मैंने बताया था ना, आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। किनके बीच में होती थी? दीज वर एलिमेंटरी पार्टिकल्स। किनके बीच में होती थी? एलिमेंटरी पार्टिकल्स के बीच में होती थी। और एलिमेंटरी पार्टिकल्स क्या होते हैं मैंने बताए थे आपको, है ना? ओके, एलिमेंटरी पार्टिकल्स के बीच में होती है। और कितने टाइम के लिए? शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए होती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करूं तो ये किनके बीच में होती हैं? दीज आर बिटवीन। ये कैसी होती हैं? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, मींस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती हैं बिटवीन किसके? चार्ज्ड पार्टिकल्स। किनके बीच में? चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में हो सकती हैं, होती हैं। नेक्स्ट कौन सी है आपकी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो बाइंड करके रखती हैं किनको? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर क्या करके रखती हैं? बाइंड करके रखती हैं। किसको बाइंड करके रखती हैं? आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। राइट, आज हमने प्रॉपर्टीज करनी है एक एक करके सभी की। ठीक है, सभी की इनकी हमने क्या करनी है? प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो चलिए प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्सेस? पहली बात याद रखना, ये कैसी है आपकी? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है? यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। कैसी होती हैं ये आपकी? यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। पहली बात, दे, इसका मतलब क्या? दैट इज दे एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के हिसाब से करती हैं। मींस अगर मैंने बोला था ना आपके बड़े बड़े यूनिवर्स में बड़ी बड़ी बॉडीज है, उनके बीच में हो सकती है। छोटी से छोटी कोई भी यूनिवर्स में कोई भी बॉडी, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो मींस चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करो, चाहे आप माइक्रो की बात करो, चाहे आप मैक्रो की बात करो, उनके बीच में ये होती ही होती है। मींस ये शेप साइज इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मीडियम कैसा है कैसा नहीं है, इनके ऊपर ये कभी भी डिपेंड नहीं करेंगी।
ये फोर्सेस कभी भी, ये याद रखना, ये फोर्सेस कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकती। बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को छोड़ के, वो भी कभी कभी रिपल्सिव होती हैं फिलहाल, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ना, याद रखना ये कभी भी रिपल्सिव फोर्सेस नहीं हो सकती। स्टेटमेंट में पढ़ा भी था हमने कि आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दो बॉडीज के बीच में बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। पर ये जो फोर्सेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, वीक होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, वीक होती हैं। समझ रहे हो ना बात को, वीक क्यों होती हैं? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये आपकी अर्थ है, अगर ये स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो आप अर्थ के साथ अगर आपने अर्थ के ऊपर अगर पाँव रख दिया तो आप वापस अपना पाँव वापस नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी तरफ इतनी जोर से आपको खींच के रखती है कि आप अपने पाँव को ऊपर खींचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या लगानी पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती। क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती। क्यों लगानी पड़ती है? अगर ये कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के साथ जब भी जुड़ जाए उनको पीछे खींचने के लिए हमें कितनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अगर उतनी स्ट्रॉन्ग अगर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो जाती, सोच के देखो, अगर उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो जाती, अगर आप अपनी अर्थ के ऊपर, जब अर्थ के ऊपर कोई चीज़ रखी होती तो उसको उठाने के लिए भी आपको कितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती वापिस। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अर्थ तो उसको अपनी तरफ खींच के रखती बहुत जोर से, तो इसलिए ये आपकी कैसी हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। समझ गए होगे बात को? आगे बढ़ते हैं। ये जो फोर्सेस होती हैं ना, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं। कैसे? आपको पता होगा ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के जितनी मर्जी दूर चले जाओ, जब आप वहां से नीचे गिरोगे, अगर कोई एरोप्लेन में बिठा के आपको ले जाए, वहां से ऊपर से गिराए, है ना, आपको नहीं, चलो कोई ऑब्जेक्ट को लेके जाओ, अगर आप अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट को लेके चले जाओ एरोप्लेन में, वहां से ऊपर से गिराओगे, अगर ग्रेविटी नहीं रहती, मींस ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं रहती, तो वो चीज नीचे कभी नहीं आती। मीन्स आप अर्थ से कितनी दूर चले जाते हो, फिर भी अर्थ उसको क्या कर रही होती है, अपनी तरफ खींच रही होती है। मीन्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है ना, ये बहुत दूर तक क्या होती हैं, अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो मीन्स ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस होती हैं। तो क्या है, दीज आर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस, स्पेशली व्हेन द बॉडीज आर मैसिव। जब बॉडीज आपकी बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, इसलिए ये कैसी फोर्सेस शो करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स शो करती हैं। एग्जाम्पल समझ गए होगे आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपको याद होगा, मैंने कल पढ़ाया था आपको, देखो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस का फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने आपको, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखेंगे, फोर्स यहाँ से आपने क्या देखा, फोर्स आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी स्क्वायर डिस्टेंस के हिसाब से उसका फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात आपने क्या याद रखनी है, आपने ये याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर लॉ के। तो जब सिंपल हम बोलते हैं ये क्या करती हैं, ओवे करती हैं स्क्वायर लॉ को, क्या करती हैं, स्क्वायर लॉ को ओवे करती हैं, जिसका मतलब क्या होता है, दे वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। फार्मूले से मैंने समझा दिया आपको, ये बात याद रखना। ये इसका मतलब क्या होता है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब आपके आगे नेक्स्ट यूनिट्स चलेंगे उनमें आपको डिटेल में समझना है इनका मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए, टाइम बीइंग के लिए ये समझ लो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसी फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कैसी फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। और एक और पॉइंट, जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है, इनका जो फील्ड पार्टिकल होता है, इनका जो फील्ड पार्टिकल कैसा होता है, ग्रेविटन होता है। क्या होता है, ग्रेविटन होता है। फील्ड पार्टिकल क्या है इसका, GRAVITON। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि जो पार्टिकल ऑपरेट करता है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हो रही है दो बॉडीज के बीच में, वो कौन सा पार्टिकल है, तो वो कौन सा पार्टिकल होता है, आपका ग्रेविटन पार्टिकल होता है। ये बात आप याद रखना, ओके। अब देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पता है, अभी भी वो क्या है, अंडर इन्वेस्टिगेशंस हैं। दो बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, ये देख लो। पहली कौन सी है, जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, नाम से तो लग रहा है वीक है,
है ना, नाम से तो क्या लग रहा है वीक है, पर ये होती बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी क्या है ये स्ट्रॉन्गर होती हैं। कितनी स्ट्रॉन्गर है देखो 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं किससे, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। नाम से लग रही है वीक, लेकिन देखो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस से भी क्या है ये स्ट्रॉन्गर है। कौन, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये इसमें याद करो क्या पढ़ाया था मैंने, ये आपके किनके बीच में होती हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होती हैं और शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक और नाम देखो, एलिमेंट्री पार्टिकल तो जनरल नाम हो गया। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल आ जाते हैं, इनका एक नाम होता है लेप्टन्स, लेप्टन्स के बीच में होती है, या लेप्टन्स या मिजोन्स के बीच में होती है। ये आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। ये लेप्टन्स, लेप्टन्स क्या है, मिजोन्स क्या है, ये सारे आपके क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्ट होता है। ठीक है, कभी टाइम मिला तो मैं आपको ये बता दूंगा, वैसे आपको जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो है इसलिए ये बताना पड़ रहा है। ये आपके लेवल का नहीं है, लेप्टन्स, लेप्टन, मिजोन्स वगैरह क्या है क्या नहीं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स होती है ना आपके, वैसे समझ लो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे ही आपका क्या होता है, ये लेप्टन्स होते हैं और मिजोन्स होते हैं। इस तरह से समझ लो। तो ये आपको याद रखना है, ये जो बिग फोर्सेस होते हैं किनके बीच में, लेप्टन, लेप्टन के बीच में होती है, या लेप्टन या मिसोन्स के बीच में होती है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस सेम जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज थी, ऑलमोस्ट इसकी भी प्रॉपर्टीज वैसी ही होती हैं। ठीक है, देख लो फॉर्मूला भी उसके जैसा है। वहां पे क्या होता था, F = G m1m2/r², जहां पे क्या हो जाता है F = K, G क्या होता था कांस्टेंट, यहाँ पे भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। फाइन, Q1 Q2, जहां पे क्या है m1 m2। देखो ये जो फोर्सेस होती हैं चार्जेस के बीच में होती हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किसके बीच में होती हैं, चार्जेस के बीच में होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसकी वजह से होती हैं, आपकी मास की वजह से होती है। इसलिए यहाँ पे मास आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाते हैं आपके चार्ज आ जाते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, यहाँ पे भी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहीं से आपका काम बन जाएगा प्रॉपर्टीज का। देख लो पहली ये कैसी होती हैं, वहां पे कंपेयर करके पढ़ो। वो जो आपकी ग्रेविटेशनल थी वो हमेशा क्या होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, पर ये अट्रैक्टिव भी होती हैं और रिपल्सिव भी होती हैं। पता है ना, लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगी, अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगी। पता ही होगा ये चीज आपको, है ना। ओके, ये पॉइंट याद रखना। ओके, दीज आर गवर्न्ड बाय, ये हमेशा गवर्न की जाती है किसके द्वारा, कूलम्स लॉ या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो ये जो फार्मूला था ना, ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये किसके द्वारा गवर्न की जाती हैं, जहां हम बोलते हैं कूलम्स लॉ के द्वारा। जैसे कि आपकी अगर हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो वहां पे कौन गवर्न कर रहा था उसको, वहां पे गवर्न कर रहा था ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले का नाम क्या होता है, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो आपकी हैं इसको कौन गवर्न करता है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं इसको कौन गवर्न करता है, कूलम्स लॉ करता है, विच आर सिमिलर टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो क्या है सिमिलर है किसके जैसे, आपके न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो मैंने समझा दिया फार्मूले से ही देखने में लगता है ना। इसलिए जैसे ग्रेविटेशन फोर्सेस की बात की थी, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, दिख रहा है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, कौन, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ये क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर दो प्रोटॉन्स के बीच की बात करनी हो तो कितनी ज़्यादा होती हैं, ये 3 × 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। बात समझ आ रही है। अगर दो प्रोटॉन्स के बीच में हम फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करेंगे ना, ये कितनी ज़्यादा होती है, कितनी इनके बीच में फोर्स होती है, ये कितनी ज़्यादा होती है, इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं। अगर देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपकी एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इन दोनों बॉडीज को मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दूं, और एक प्रोटॉन ये है दूसरा प्रोटॉन ये है, इन दोनों प्रोटॉन को मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दूं। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब अगर मान लो इन दो बॉडीज के बीच में मान लो फोर्स कितनी होती है, 10 न्यूटन।
अगर इन दो प्रोटॉन्स के बीच में अगर फोर्स निकालोगे ना कितनी होगी, इट विल बी 10 इंटू 10⁻36 न्यूटन, इतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ा हमने कितनी होती है, 10 इंटू 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन देम फॉर एनी फिक्स्ड डिस्टेंस। आई होप बात समझ आ गई होगी आप लोग, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये भी जैसे वो सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस थी, ये भी सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती हैं, ऐसे ये भी कंजर्वेटिव होती हैं। बात समझ रहे सेम सेम है। जैसे उसमें फील्ड पार्टिकल कौन सा था बताओ मुझे, ग्रेविटन था। यहाँ पे फील्ड पार्टिकल कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है। आपने क्या करना है, टेबल बनाना है, टेबल के हिसाब से इनको क्या कर लेना, प्रॉपर्टीज को लिख लेना है। अगर आप डिफरेंस के हिसाब से पढ़ोगे ना, दोनों में क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन कर करके पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। और क्या है, दे ऑपरेट ओवर डिस्टेंस विच इज नॉट वेरी लार्ज। याद करो जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी, वो क्या थी, लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटिंग फोर्सेस थी। पर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लॉन्ग ऑपरेटिंग फोर्सेस नहीं होती हैं। याद रखना, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं ये ज़्यादा दूरी तक ऑपरेट नहीं कर सकती। मींस एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रख दिया, इतनी दूरी पे भी रखने के बाद आप सोचोगे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटिंग फोर्सेस नहीं है। जब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था इसलिए मैंने बोला हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स रख दोगे तो ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा था, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज की कि कैसे ये वाला पॉइंट समझ आ पाए आप लोगों को। ठीक है, फाइन, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि लास्ट पॉइंट है आपका। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये तो पता ही है आपको, स्ट्रॉन्ग होती हैं बहुत ज़्यादा नेचर में। कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, 10⁻3, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। किससे स्ट्रॉन्गर है भाई, किससे स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। अगर आप क्या करोगे, डिस्टेंस फिक्स रखोगे, दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस क्या रखोगे, फिक्स रखोगे, तो क्या है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अगर मैं किसकी बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन सी, वो जो हमने पीछे पढ़ी ना, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी बोलते हैं। ये वाली कहाँ गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी इनको बोलते हैं। तो बोलता है अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करूं तो ये कितनी होती हैं, 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से। देख लो, याद कर लो, ऐसे ही हो जाएगा भैया। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करूं, ये कितनी होती थी, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। समझ रहे हो? और ये किसकी बात हो रही है, आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस की बात हो रही है। ये कितनी होती है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यहीं से आपको देख के पता चल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्सेस, और मैं अगर ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करूं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करूं, ये कितनी ज़्यादा बड़ी हैं इससे, तो ये कितनी ज़्यादा बड़ी है, 10⁻2। कितनी ज़्यादा बड़ी हैं, 10⁻2। तो यहाँ पे यही लिखा है 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ऐसे ही ये कितनी होती है, 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द वीक फोर्सेस। तो ये ऐसे डाटा है, आप अगर आपको नहीं याद रहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझो इनको। वैसे तो याद होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट भी है। अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, इनको पर रिवीजन करते रहना आप अपने एंड पे, फाइन। और देखो, न्यूक्लियर फोर्सेस हैव शॉर्ट रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट रेंज के लिए ही एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया तो ये अट्रैक्ट करने लगेगी, ऐसा नहीं है। शॉर्ट रेंज भी देखना, कितना शॉर्ट रेंज, 10⁻⁻15 मीटर। दो प्रोटॉन्स को अगर 10⁻⁻15 मीटर, पता समझ रहे हो ना कितना हो गया ये, 0.0000 कितनी बार लगा हो गया, 14 टाइम्स, फिर उसके बाद 1 लगा दो। इतनी दूरी पे रखोगे, है ना, कितना कम डिस्टेंस है ये, आप देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से। इतनी दूरी पे अगर दो प्रोटॉन्स को रखोगे
तब जाके आपकी ये न्यूक्लियर फोर्सेस काम करेंगी। नहीं तो अगर आपने इससे ज़्यादा डिस्टेंस रख दिया तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस खत्म हो जाएगी, दो प्रोटॉन्स क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच को, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बांध के रखती है न्यूक्लियस के अंदर। और ये एक इंपॉर्टेंट बात, ये शॉर्ट डिस्टेंस होती हैं। कितना शॉर्ट डिस्टेंस देख लिया आपने, 10⁻⁻15। और 10⁻⁻15 का जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है, जैसे देखो सेंटीमीटर पढ़ते हो आप, मिलीमीटर पढ़ते हो, ऐसे ही यहाँ पे 10⁻, देखो अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं, 1 सेंटीमीटर, वैसे तो मैं यूनिट्स में समझाऊंगा आपको, तो एक समझने के लिए समझ लो, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। तो इस चीज को ना बोलते हुए मैं इसको क्या बोल देता हूँ, 1 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। जिसको ये बात समझ नहीं है कोई बात नहीं, इस चीज को हमने पढ़ना है बाद में, ठीक है। तो ये 10⁻⁻15 का एक अलग नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी मीटर। क्या बोलते हैं, फर्मी मीटर। देखो, तो न्यूक्लियर फोर्सेस हैव द शॉर्ट रेंज, दे ऑपरेट विदिन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही जो एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाहर आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, उनके बीच में इतना डिस्टेंस रहेगा दो प्रोटॉन्स के बीच में, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है दो प्रोटॉन्स के बीच में, तो मीन्स क्या है, वो आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। कौन सी फोर्सेस हैं, आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। अब देखो और क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 10⁻⁻14 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, ये आगे पीछे रेंज होती रहती है, ठीक है। 15 कुछ बुक्स के ऊपर आपको -15 मिलेगा और कुछ बुक्स के ऊपर -14 भी मिल सकता है, फाइन। और देखते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन द न्यूक्लियन। देखो ये कोई चीज के ऊपर चार्ज कैसा है कैसा नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है। देखो ऐसे तो दो प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो दोनों को क्या करना चाहिए था, रिपेल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, चार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, कैसा चार्ज है कोई चीज के ऊपर कैसा नहीं। इसको मतलब है कि दो बॉडीज हैं, वो कितने डिस्टेंस 10⁻⁻14 या 10⁻⁻15 डिस्टेंस के ऊपर आ गई हैं, जो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा बीच में क्या लगेगी, इनकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस लगेंगी। इन दोनों के बीच में क्या लगेंगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस लगेंगी। ये समझ लो, ये बहुत ज्यादा। अभी तक आप क्या पढ़े थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर लॉ, है ना। क्या पढ़ रहे थे आप, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जितनी भी आपने फोर्सेस पीछे पढ़ी वो कौन सा लॉ फॉलो कर रही थी, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही थी। पर ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं फॉलो करती है। आप इतनी सी बात याद रखो, ये जो चीज़ है ना, ये हम 12th में पढ़ेंगे। जितनी भी सारी चीज़ें ये हम 12th में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है। 12th में हमने ये सब कुछ पढ़ना है, क्यों होता है ऐसा, कैसा होता है। आपके एग्जाम में प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, तो आपको प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है ना। एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज आपको पता ही होनी चाहिए हर एक की, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को छोड़ के बस। नेक्स्ट देखो, दे आर बेसिकली अट्रैक्टिव। हमेशा कैसी होती हैं ये, बेसिकली कैसी होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन इज लेस देन 0.5 फर्मी। देखो 0.5 फर्मी, अभी अभी मैंने समझाया था फर्मी के बारे में। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15। कितना होता है, 10⁻⁻15। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻15 का अगर डिस्टेंस इससे कम डिस्टेंस हो जाएगा, तो आपके जो प्रोटॉन्स है उनके बीच में क्या होने लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगी। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनको हम कौन सी फोर्सेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस बाकी सारी सेंट्रल फोर्सेस थी, ये कौन सी है, नॉन सेंट्रल फोर्सेस है। बाकी सारी कंजर्वेटिव थी, ये कौन सी होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है। ग्रेविटेशन की बात करनी हो तो उनका फील्ड पार्टिकल बताओ कौन सा था, उनका फील्ड पार्टिकल था आपका ग्रेविटन। अगर मैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करूं, तो कौन सा फील्ड पार्टिकल था बताओ मुझे, उनका फील्ड पार्टिकल था आपका, एक सेकेंड, उनका फील्ड पार्टिकल था फोटोन। कौन सा था, फोटोन। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का जो फील्ड पार्टिकल होता है वो क्या होता है, फोटॉन्स होता है। और फोटोन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, मैं बार बार बताऊंगा, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है, आपने जैसे जैसे आपके यूनिट आएंगे। ये क्योंकि इंट्रोडक्शन है, इनमें सारी चीजें आपको एक ही साथ मिल जाती हैं, ठीक है, ओके फाइन।
नेक्स्ट है आपका, अगर मैं फील्ड पार्टिकल बात करूं किसकी, आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की, तो इसका फील्ड पार्टिकल कौन सा होता है आपका, पाई मिसॉन होता है। कौन सा होता है, पाई मिसॉन होता है। आई होप सारी बातें समझ आ गई होगी। ये एक रेशियो आप माइंड में रख सकते हो, इन रेशियो को आप याद कर लेना अगर कर सकते हो तो, ठीक है, देख लेना इनको। मैं एक बार प्रॉपर्टीज को आपको बता देता हूँ कैसे आपने याद रखना है, कैसे आपने अपने माइंड में डालने के लिए चीज़ों को कैसे आप बना सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर टेबल। वैसे तो अलग अलग से प्रॉपर्टी लिखनी है, लेकिन माइंड में रखने के लिए, याद रखने के लिए आपको एक्चुअली थोड़ा सा इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस तो उसके 2 पॉइंट ही है, उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दूसरी आपकी कौन सी है बताओ मुझे, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एंड थर्ड इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। 3 है ना। इनके बारे में आपको कैसे कैसे पता होना चाहिए। अगर ये कैसी होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, हमेशा अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ये भी हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, पर शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटिव होती हैं, ऐसे करके पॉइंट बनाने आपने। ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटिंग नहीं होती, और ये तो वेरी शॉर्ट होती है। कितना शॉर्ट, 0.5 फर्मी मीटर, समझ रहे हो, 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एक ही बात हो जाती है, 10⁻⁻14 भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका फील्ड पार्टिकल क्या होता है, इसका फील्ड पार्टिकल होता है ग्रेविटन। क्या होता है, ग्रेविटन। इसका फील्ड पार्टिकल कौन सा होता है, फोटोन। इसका फील्ड पार्टिकल कौन सा होता है बताओ, पाइमिसॉन, MESON, ठीक है। अच्छा, और क्या था, ये कैसी होती हैं, कंजर्वेटिव। कैसी हैं, कंजर्वेटिव। ये कैसी हैं, ये भी कैसी है, कंजर्वेटिव। ये कैसी हैं, नॉन कंजर्वेटिव। इस तरह से आप लिख सकते हो साथ साथ में, कैसी हैं, नॉन कंजर्वेटिव। मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ इसलिए अच्छे से नहीं लिख रहा, ओके। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, और भी देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ओके। मैं ऐसे साफ साफ लिखने के चक्कर में धीरे धीरे लिखता रहूंगा, उसका फायदा नहीं है ना। अच्छा, और क्या पॉइंट हो सकते हैं, ये कैसी होती हैं बताओ, और क्या पॉइंट आपका, और पॉइंट हो सकता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। देखो ऐसे 5 पॉइंट तो आपने ऐसे ही याद होंगे। ये नहीं करती, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं करती हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, राइट। और क्या है, और क्या पॉइंट लिख सकते हो इसमें, देखो और पॉइंट आप फार्मूला, इसका भी फार्मूला लिख सकते हो, इसका भी फार्मूला लिख सकते हो, इसका भी फार्मूला लिख सकते हो। क्या फार्मूला था, लिख ही देता हूं आपके लिए। इसका फार्मूला क्या था बताओ, Gm1m2/r²। इसका क्या था, Q1Q2/r²। साथ में क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। इसका नहीं लिखना आपको, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। ये समझ रहे हो ना, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, ये इसलिए क्रॉस डाला है। इसका फार्मूला नहीं लिखना है इसलिए क्रॉस डाला है। और क्या थी, ये सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। ये कैसी फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये भी कैसी हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। और ये कौन सी है, नॉन सेंट्रल फोर्सेस। आई थिंक मैंने आपको सेंट्रल फोर्सेस के बारे में नहीं बताया, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस मतलब क्या है, जो आपका फोर्स का ओवरऑल इम्पैक्ट, जब भी देखोगे ना आप समझने के लिए, जब भी कोई बॉडी की वजह से, ये मान लो एक आपका क्या है, अर्थ है, ये आपकी क्या है, एक अर्थ है। अर्थ क्या लगा रही है, फोर्स, इतनी बड़ी अर्थ है तो ये एक कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है। जब फोर्स निकालनी होगी तो आपको पता है ना, F = Gm1m2/r² लगाना है। r क्या है, डिस्टेंस, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है मान लो। अब ये डिस्टेंस आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये डिस्टेंस हम यहां से लें, यहां से लें, यहां से लें, कहां से लें, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें, आपने तो बता दिया कि 2 बॉडी के बीच में डिस्टेंस r है। अब ये r डिस्टेंस हम कहां से मेजर करना शुरू करें, अर्थ की सरफेस से करें, बीच में कहीं घुस जाएं, जहां नीचे से चले जाएं। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया जी कैसी फोर्सेस हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस का जो ओवरऑल इफेक्ट लेना होता है आपको कहां से लेना होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी। इसका डिस्टेंस, इफेक्ट सेंटर से लेना मींस डिस्टेंस भी कहां से लेंगे हम, सेंटर से। तो जब भी आपको, चाहे आप
कूलम्स लॉ लगा रहे हो, चाहे आप ग्रेविटेशनल लॉ लगा रहे हो, तो आपको हमेशा कहाँ से डिस्टेंस लेना होगा, सेंटर से, बॉडी के सेंटर से लेना होगा, इसका भी सेंटर से और इसका भी सेंटर से। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। समझ गए? चाहे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होंगी, चाहे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगी, दोनों कैसी फोर्सेस आपकी, सेंट्रल फोर्सेस हैं। मींस आप जब भी कोई चीज़ का इफेक्ट स्टडी करोगे तो हमेशा वो कहाँ से करोगे, सेंटर से करोगे। डिस्टेंस मेजर करना होगा तब भी कहाँ से डिस्टेंस लोगे आप, सेंटर से लोगे। आई होप बात समझ गए होगे। ये मैंने क्या बताया आपको सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब होता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ भी कहीं पे भी डाउट होगी मुझे आप पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो आई डोंट नो कि कैसे चल रहा हूँ, है ना। मैंने अपना वे चेंज किया पढ़ाने का, तो अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे प्लीज़ बताओ, अगर नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तब भी बताओ, है ना। मैंने अपनी टोन भी चेंज कर दिया ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में। अगर आप बोर हो रहे हो पढ़ते पढ़ते तब भी बता दो भाई, ताकि मैं कुछ और तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो मुझे आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी चाहिए ताकि मुझे पता तो चले, ऐसा ना हो मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप सो जाओ वहीं पे ही। फाइन, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।